हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में हमारा आप जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारा जो केवीएस पीआरटी है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें हमारे हिंदी में रिमझिम में बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमने अपनी रिमझिम की कक्षा 1 से लेकर 5 तक संपूर्ण जो पुस्तक है उसके एक एक चैप्टर का शॉर्ट समराइज तरीके से करने का प्रयास किया है, जिसमें आज हमारी क्लास होगी सेकेंड, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 की संपूर्ण पुस्तक की चैप्टर वाइज शॉर्ट समरी। तो चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक की ओर बिना कोई देरी किए। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रिमझिम आज क्लास 2 की करेंगे, जिसमें हम उसको एक एक चैप्टर का समरी को डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलते हैं आज की इस क्लास के पहले बिंदु, और हमारा क्लास 2 का रिमझिम का पहला पार्ट है ऊंट चला। जी हाँ, ऊंट चला जो कि एक कविता है। जानते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु सारांश के फॉर्म में जिसे हम कह सकते हैं, तो हम इनको भी जानेंगे। यानी कि मुझको तो जान लो, यानी कि वो बिंदु हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं या क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो ऊंट चला कविता जो है पाठ 1, इसकी अगर हम बात करें तो प्रस्तुत कविता ऊंट चला प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित है। यानी कि इसके रचयिता प्रयाग शुक्ल जी हैं। इस कविता में कवि ने एक ऊंट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। ऊंट चला जो एक कविता है जिसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, एक ऊंट के जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, इनका चर्चा की गई है। कवि कहता है कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चला जा रहा है, कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चला जा रहा है, ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला जा रहा है, जो कि ऊंट की प्रकृति भी है। ऊंट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है। जी हाँ, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बालू में चल सकता है। इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिसके कारण ये रेत में या बालू में भी आसानी से चल सकता है। और कभी कहता है कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो यह किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम। तो याद रखेंगे, ऊंट चला किसकी रचना है, प्रयाग शुक्ल जी की, जिसमें उसके क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की गई है कि वो कैसे हिलता डुलता चलता है, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ और बालू में भी चल सकता है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हुए। और जब थक कर बैठेगा तो ये नहीं पता कि वह किस करवट बैठेगा, ये किसी को नहीं मालूम। चलते हैं अगले अपने पार्ट 2 की तरफ। इससे पहले हम अपनी क्लास कक्षा 1 की बुक को भी संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का सारांश कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे सीडीपी और ईवीएस आदि टॉपिक्स के भी हमने जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कम वीडियोस में इनको कवर करा है। आप चाह करके उन प्लेलिस्ट में से, या आपको राइट कॉर्नर में लिंक भी आ रहे हैं, इनसे जाकर के उनको प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे एग्जाम में मोस्ट सारे क्वेश्चंस लगभग हमारे नोट्स में से फंस रहे हैं, क्लासेस में से फंस रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिर्फ एक ही क्लास कराई गई है, एक ही क्लास में उसको संपूर्ण कराया गया है, और उसमें से एक ही वीडियो के माध्यम से आप के पेपर में 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन तक का आंसर देखने को मिल रहा है। सारे क्वेश्चन हमारे उसी पीडीएफ या उसी क्लासेस में आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर आपको जो हम कराते हैं या जो भी हमारी क्लासेस हैं इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। जी हाँ, पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल, जो कि एक कहानी है। इसमें चर्चा की गई है। तो सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो भालू ने खेली फुटबॉल जो कहानी है, इसमें सर्दी के मौसम की बात हुई है, जिसमें चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, सो रहा था। तभी एक भालू सैर करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वहां उसने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा हुआ देखा और उसने शेर के बच्चे को समझा कि ये तो कोई फुटबॉल है। छोटा सा बच्चा है शेर का और वो सो रहा था। उसने सोचा, किसने, भालू ने, कि ये तो क्या है, एक फुटबॉल है। उसने जोर से पैर से क्या कर दिया, उसे उछाल दिया, जैसे कि हम फुटबॉल को किक करते हैं, लात मारते हैं। और जोर से उसमें क्या किया, शेर के बच्चे को लात मार दी। घबराया शेर का बच्चा बहुत तेजी से दहाड़ा और उसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली, लेकिन क्या हुआ, डाल जो है टूट गई। जैसे उसमें लात मारी वो उछला, बहुत तेज दहाड़ा, उसने एक पेड़ की जो डाली थी उसको पकड़ लिया, लेकिन डाली जो थी वो टूट गई।
भालू को मामला समझ में आ गया। उसने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया कि भाई ये तो कोई फुटबॉल नहीं है, ये तो बच्चा है। किसका? शेर का। किंतु यह क्या, शेर का बच्चा भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब उसने सोचा कि मैंने तो गलती से इसको लात मार दी। किसको? शेर के बच्चे को। लेकिन शेर का बच्चा क्या कह रहा है कि तुम मुझे अब दोबारा से ऐसे ही उछालो। इस प्रकार से भालू ने शेर के बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अपने पैरों से मारकर उछाला। तो वो बार बार उसने जब आग्रह किया शेर के बच्चे ने, तो भालू ने उसी प्रकार से उसको लात मार मारकर कई बार उसको उछाला। उसके बाद शेर के बच्चे को उछालने में क्योंकि क्या आ रहा था? मजा आ रहा था। किंतु भालू थककर क्या हो गया? परेशान। लेकिन शेर का बच्चा बार बार जिद किया जा रहा था कि मुझे और किक मारो, मुझे और लात मारो। जब 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाल कर भालू अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ, जैसे उसने लात मारी फटाफट से वहां से रफा दफा हो लिया, भाग लिया। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। जैसे ही पेड़ की डाली टूटी डाली देखकर माली शेर के बच्चे के पर क्या कर पड़ा? बरस पड़ा और उससे हट जाने की मांग करने लगा कि तुमने जो है मेरे पेड़ को नुकसान पहुंचाया, उसकी डाली तोड़ दी है, तो उसका हट जाना या उसका नुकसान भरने के लिए कहने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें हट जाना दे दूंगा। क्या कर दूंगा? तुम्हें ठीक हो जाऊंगा तो मैं जब तुम्हें अपने हट जाना दे दूंगा। फिलहाल तो मेरे वैसी चोट लग गई है, अभी नहीं दे सकता। तो माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूं। तो माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी चुपचाप वहां से 9-11 हो गया, निकल गया। और उसने सोचा कि जान बची तो लाख हो पाए। तो ये शेर का बच्चा जो कहानी है, इसमें गलती से भालू ने लात मार दी थी शेर के बच्चे को, लेकिन उसको फिर आनंद आया, उसने बार बार लात मरवाई। आखिरकार भालू थक करके वहां से भाग गया और माली आ गया और उसने उसको कहा कि तुम मेरे पेड़ तोड़ रहे हो, टहनियां तोड़ रहे हो। उसने हट जाने की मांग की। उसने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा तो दे दूंगा। और इसी बीच में वो जरा बाहर गया या वहां से कहा मैं अभी आता हूं। इतने ही बीच में वो वहां से 9-11 हो गया शेर का बच्चा और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। चलते हैं अगले पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं, जो कि एक कविता है। जी हाँ, म्याऊं म्याऊं एक कविता है, जो कि कविता में जो शीर्षक है, अगर इसकी बात करें तो इसके कवि जो हैं वो धर्मपाल शास्त्री हैं। जी हाँ, म्याऊं म्याऊं शीर्षक कविता के कवि है धर्मपाल शास्त्री। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चुहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक छोटी सी बच्ची है और जो चुहिया होती है उसके प्रति जो उसके मन में डर पैदा हुआ है, उसका वर्णन किया है। एक चुहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूंटी काट ली। जी हाँ, एक चुहिया है जिसने बच्ची है जो सो रही है, उसकी नाक पर काट लिया। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सामने चुहिया को देखकर डर के मारे क्या करने लगी? कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और तभी उसे चुहिया को डराने की तरकीब सूझी और वह चुहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो ये कविता है म्याऊं म्याऊं। इसमें कविता में जो है इस बात पे चर्चा की गई है कि चुहिया से वो कैसे डर रही थी और अंत में उसने कैसे उसको फिर डरा के भगा दिया, कैसे म्याऊं म्याऊं आवाज करके उसको भगा दिया। तो ये है म्याऊं म्याऊं कविता की बात। चलते हैं अगले पार्ट 4 की तरफ, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। जी हाँ, अधिक बलवान कौन की एक कहानी है ये। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। जी हाँ, ये कहानी है हवा और सूरज के बीच की बहस की। जी हाँ, तो इसमें कहानी में क्या होता है कि ये दोनों बहस करते हैं अपनी ताकत को लेकर कि कौन ज्यादा बलवान है या किसमें अधिक शक्ति है। तो हवा ने एक बार बहस जब उनमें हुई तो पहले हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। तो वहीं बदले में सूरज ने हवा से कहा तुमसे अधिक मैं बलवान हूं या तुमसे ज्यादा मैं बलवान हूं। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। तो जैसी हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी तो हवा ने कहा देखो, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी को कोट उतरवा देगा वो ही ज्यादा बलवान है। मतलब कि कुछ भी हवा, तुम भी कुछ ऐसा करो और मैं भी कुछ ऐसा करता हूं सूरज, कि जो भी इसका कोट उतरवा देगा वही कौन माना जाएगा? ज्यादा बलवान। तो हवा ने कहा कि ऐसा कुछ करते हैं और उससे पता चलेगा कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है।
तो सूरज हवा की बात को मान गया कि ठीक है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो पहले हवा ने शुरुआत की, तो हवा ने अपनी ताकत जो है वो दिखानी शुरू की। तो जैसी हवा चलने लगी, मतलब हवा क्या है, जो हमारे आसपास होती है, एयर जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसकी गति तेज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई। चलिए, कोट उसने अपने हाथों में से शरीर पे से लपेटे रखा, क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ेगा, हवा तेज चलेगी वरना उड़ जाएगा। और जल्दी जल्दी कोट के बटन और जो थे वो भी बंद कर लिए। तो जब हवा ने अपनी ताकत दिखाई तो टोपी तो उड़ गई, लेकिन कोट उसने पहने रखा और उसके बटन और लगा लिए, और हवा और जोर से चलने लगी। तो अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। और अंत में धीरे धीरे बहुत देर तक हवा अपने प्रयत्न करती रही और अंत में थक गई। तो हवा ने अपना प्रयास किया, लेकिन उसका कोट नहीं उतरवा पाई, बल्कि और उसने कोट को टाइट और कर लिया। अब नंबर था हमारे किसका, सूरज का। तो सूरज ने कहा चलो अब मैं अपनी तुम्हें ताकत दिखाता हूं, अब तुम मेरी ताकत देखो। तो सूरज ने अपना काम शुरू किया और उसने अपनी तपन को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि और तेज धूप करने लगा। जैसे ही उसने अपने आप को ताप को बढ़ाया तो आदमी ने कोट के बटन खोल लिए। फिर और उसने अपनी गर्मी बढ़ाई, और भी अधिक सूर्य की गर्मी बढ़ी। तो आदमी ने फिर फटाफट से अपना कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और जब सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। जी हाँ, तो सूरज ने इस प्रकार से जीत हासिल की, किससे, हवा से। ये सिद्ध किया कि मैं अधिक बलवान हूं। और फिर हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। तो ये कहानी रही हमारी अधिक बलवान कौन, हवा और सूरज की, जो कि इन दोनों में बहस हो रही है कौन ज्यादा ताकतवर और कौन इस व्यक्ति का कोट उतरवा दे। हवा ने बहुत प्रयास किए लेकिन कोट उतरवा नहीं पाई, लेकिन सूरज ने अपने प्रयास से उस व्यक्ति का कोट उतरवा दिया। और अंत में हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा कि मान गई तुम्हारी ताकत को। चलते हैं अगले पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5 है हमारा, जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। जी हाँ, दोस्त की मदद, जो कि एक कहानी है। तो चलते हैं इस कहानी की सारांश की ओर, मुख्य मुख्य बातों की ओर। तो एक बार किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। जी हाँ, एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी, तालाब के किनारे ही पास में ही एक मांद थी, जिसे आप गुफा कह देते हैं, उसमें एक लोमड़ी थी जिससे उसकी दोस्ती हो गई। तो कछुआ जो तालाब में रहता था, उसके पास में मांद में जो एक लोमड़ी रहती थी, उन दोनों में क्या हो गई, दोस्ती। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ वहां पर आ गया। जी हाँ, अचानक से वो जब बातें कर रहे थे तो एक तेंदुआ वहां पर आ गया और दोनों ने वहां से अपने अपने आप को जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कछुआ की गति जो है चलने की बहुत धीमी है और लोमड़ी तेज दौड़ सकती है। तो इसके कारण लोमड़ी तो बहुत तेजी से दौड़ती हुई अपनी मांद में पहुंच गई, किंतु कछुआ को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपने तालाब में पहुंच जाए। तो उसको धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। और क्या हुआ, तेंदुए ने उसको पकड़ लिया। तो तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा और शुरू कर दिया, किंतु जैसा कि आपको पता है, कछुए के ऊपर एक हार्ड सी लेयर होती है, जिसके कारण वह उसको खा नहीं पा रहा था। उसमें सक्सेस ही नहीं हो पा रहा था कि वो उसको खा सके, क्योंकि कछुए की जो खोल होता है ऊपर का, वो बहुत मोटा होता है। उसकी सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। उसके इतने प्रयत्न करने के भी बावजूद जब तेंदुए ने इतने सारे प्रयास किए और उसको खा नहीं सका, उसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं आ पाई, तब उसको अचानक से जो लोमड़ी इसको देख रही थी, अपनी मांद में से उसको देख रही थी बैठे बैठे छुप कर, तो अचानक से फिर उसको बचाने की तरकीब सोची कि चलो क्यों ना कछुए को, अपने दोस्त को बचाया जाए। तो उसने उस तरकीब के माध्यम से उस कछुए को बचाने के लिए अपना प्रयास किया और कहा, उसने तेंदुए से कहा, तेंदुआ जी, कछुए के खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं खा पाओगे तुम इसे, तो क्या करना पड़ेगा कि तुम इसे पानी में फेंक दो, और पानी में जो इसका खोल है ना, वो नरम हो जाएगा, और फिर इसको तुम आसानी से हटा लेना और जैसा मन करे आराम से ऐसे खा लेना। और अगर यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो। तो ये उसकी तरकीब थी वास्तव में, क्योंकि कछुआ को तो पानी में ही रहना है और उसका अंदर उसी का निवास स्थान है, क्योंकि तालाब में ही उसको रहना है और तालाब ही उसका घर था। तो ये एक तरीका था उसका, जो कि उसको बचाने का। तो उसने कहा देख लो, चाहे तो आजमा कर देख लो।
तो उसने फिर तेंदुए ने लोमड़ी की बात मान ली और कछुए को क्या कर दिया, पानी में फेंक दिया। और फिर क्या था, इस प्रकार से कछुआ पुनः अपने पानी में पहुंच गया। वो अपनी माद में पहुंच ही चुकी थी और इस प्रकार से उसने अपनी सूझबूझ से उसकी जो भी जान है वो बचा दी। तो दोस्त की मदद में कहानी का और शॉर्ट समराइज करते हैं। कछुए लोमड़ी की कहानी है। एक बार जब मुश्किल में फंस जाते हैं, तेंदुआ उनको पकड़ लेता है कछुए को, लोमड़ी भाग जाती है, तो उसको बचाने के लिए जो है तेंदुए को इंस्ट्रक्शन देती है कि इसे पानी में फेंक दो ताकि इसका खोल मुलायम हो जाएगा और आराम से इसको खा लेना। और इसी माध्यम से या इसी तरकीब के माध्यम से वह उसको फेंक देता है पानी में और कछुए की जो जान है वो बच जाती है। चलते हैं अगले चैप्टर, हमारा पार्ट 6, जिसका शीर्षक है बहुत हुआ। जी हाँ, पार्ट 6 बहुत हुआ, जो कि एक कविता है। प्रस्तुत कविता बहुत हुआ कि जो कवि हैं वो हरीश निगम है। जी हाँ, कौन है, हरीश निगम जी हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है इसमें, जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है तो उसके कारण जो बच्चों को कठिनाइयां महसूस होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा की है। और इस कविता के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से कवि कहता है, यानी कि जिस कविता में जो बात कही गई है वो किसके माध्यम की कही गई है, जो बच्चे कहना चाह रहे हैं बातों को, उन बातों को इस कविता में कवि ने कहा है इस प्रकार से। क्या कहा है, हे बादल भैया अब पानी बरसाना बंद करो। हे बादल भैया अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। इसलिए इसका नाम है बहुत हो चुका, यानी कि बारिश बहुत अधिक हो रही है और इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि हे बादल भैया पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा के कारण घर के चूने से अब हम सबको नानी याद आ गई है। और क्या कहते हैं, हम कहां जाएं और कहां खेलें, चारों तरफ कीचड़ और पानी है। और वो तो इस कदर बच्चे परेशान हो गए हैं बारिश से कि वो कहीं जा नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे, चारों तरफ पानी है, कीचड़ है, उससे बहुत ज्यादा वो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि क्या बहुत हुआ। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद सुग्गे यानी कि तोता जो होता है उसकी तरह हो गई है। और वो कह रहे हैं कि अब बस तुम रुक जाओ, क्योंकि अब हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे हम पिंजरे में बंद हो तोते की तरह। अर्थात बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से धूप खिलाएं और इस बारिश को बंद करें और धूप खिलाएं, ताकि बच्चे अपने दोस्तों से के साथ खेल कूद सकें। और बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटाने की दुआ करो। धूप भी जल्दी, पहले तो बारिश बंद हो फिर धूप आए, और सब मिलकर दुआ करो कि पानी भी हट जाए सड़क से सारा, ताकि हम खेल सकें, घूम सकें, आदि आदि। तो बहुत हुआ जो कविता है, इसमें बच्चे बारिश से परेशान होकर दुआ कर रहे हैं कि बारिश बंद हो, धूप आए और पानी वानी सब सूख जाए, क्योंकि अब वो बहुत परेशान हो चुके हैं, खेलने कूदने सभी चीजों में परेशानियां हो रही हैं। चलते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर 7 पार्ट 7, जिसका शीर्षक है मेरी किताब। जी हां, मेरी किताब, जो कि एक कहानी है। जानते हैं इसके बारे में। मां ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। एक औरत है, एक महिला है, जिसने अपने बेटे वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई। ठीक है, इस कहानी में जब मां ने वीरू को अपनी बहन के पास, यानी कि उस वीरू की मौसी के पास अपना संदेश मैसेज लेकर के भेजा, तो जैसी बच्चा वहां पहुंचा तो मौसी प्यार से वीरू को अपने घर ले गई और बैठक में जाते ही वीरू अजरज में ठिठक गई। जैसे ही वो बैठक में लेकर गई वीरू को, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा ही कठिन उसमें आश्चर्य भाव में वो फंस गई। उसने देखा बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो जैसी मौसी उसको लेकर गई तो वीरू ने जैसे ही उनको देखा तो एकदम से आश्चर्य में पड़ गया उनको देख करके कमरे में। कि क्या देखा उसने, कि बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। सॉरी, वीरू जो है लड़का नहीं है, लड़की है। चलिए, तो वीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही।
बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने वीरू को ढेर सारी किताबें दिखाई और कहा कि जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद हैं मैं तुम्हें दे सकती हूं। वीरू ने अपनी मौसी से कहा, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी किताब पसंद है। तो तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। तो वीरू इतनी मोटी किताब देखकर क्या हो गया, एकदम से घबरा गई। तो उसने कहा मौसी ने कि लो जो तुम चाहो दे दूंगी, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता। तो मौसी ने क्या किया, एक किताब दे दी, लेकिन वो किताब क्या थी, बहुत मोटी थी, जिसको देखकर वीरू क्या हो गई, घबरा गई। तो मौसी ने कहा कि कोई बात नहीं है। तो उसने एक उसको क्या दी, वीरू को दूसरी किताब दी। उसने दूसरी किताब दी तो इस पर वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो पहली किताब उसको बहुत मोटी लगी, तो दूसरी कैसी लगी, बहुत बड़ी, जिसके कारण उसने कहा कि ये तो मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। तो फिर मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वीरू ने किताब देखते हुए कहा कि यह किताब तो बहुत पतली है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है और इसकी तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं। तो इसलिए फिर उसने वो किताब पसंद कर ली। तो मेरी किताब में कहानी में क्या है कि एक वीरू नाम की लड़की है जिसको माँ ने उसकी मौसी के घर भेजा संदेश लेकर। वहाँ वो घर में जाती है, उसे बहुत सारी किताबें देखती है, वो किताबें मांगती है, तो वो उसकी मौसी एक एक करके किताबें देती है। तो पहली बार वो कह रही है कि किताब बहुत मोटी है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। दूसरी कहती है तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तीसरी किताब को देख करके उसने कहा ये ठीक है, पतली भी है और मैं इसे आसानी से पढ़ भी सकती हूँ। चलते हैं अगले पाठ 8 की ओर। पाठ 8 है तितली और कली। जी हाँ, तितली और कली जो कि एक कविता है। जानते हैं तितली और कली नामक कविता की जो कवियत्री हैं वो है शोभा देवी मिश्र। जी हाँ, तितली और कली नामक कविता की कवियत्री हैं शोभा देवी मिश्र। इस कविता में कवियत्री कहती हैं कि पौधों की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई है। जो पौधे हैं उसकी एक डाल है, जो भी उसकी ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी हरी हरी, तो उस पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई है। जो फूल जिससे विकसित होता है उसको कली कहते हैं। और एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा, तो एक पौधे पर जो छोटी सी एक कली है उसके पास तितली आती है और कहती है, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। कौन? कली को कहा, किसने? तितली ने। तो पौधे पर आकर जो तितली बैठी है उस कली से कहती है कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। क्योंकि वो कली है तो उसके अभी जो ऊपर की जो लेयर्स होती है, पत्तियां होती हैं, हरियाला भाग जो होता है फूल का, वो अभी उसको अंदर के हरियाल जो कलरफुल पार्ट है उसको छुपाए हुए होती है। जब कली होती है धीरे धीरे वो खुलती है तो उसका फूल विकसित होता है। तो उसके लिए कह रही है कि अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। क्योंकि जब तक वो खिलेगी नहीं कली तो उसकी खुशबू हमें नहीं सुनाई देगी, हम उसको सूंघ नहीं पाएंगे। तो सुंघाई तो जब आएगी जब वो खिलेगा, फूल बनेगी कली। तो उसके लिए कह रही है कि अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी और कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो तितली और कली की बात है जिसमें कली से कविता में जो तितली है वो खुलने के लिए एक प्रकार से वो कह रही है कि तुम जल्दी से फूल बन जाओ, और इसके लिए बड़ी उत्साहित है। इस प्रकार से इसमें कुछ चर्चा की जा रही है। चलते हैं अगले पाठ 9 की तरफ। पाठ 9 है हमारा जिसका शीर्षक है बुलबुल, या इसे कह सकते हैं जो बुलबुल है वो हमारी एक कहानी है। प्रस्तुत पाठ में बुलबुल चिड़िया के विषय में जानकारी दी गई है। तो ये 9 चैप्टर है बुलबुल। इस कहानी में बुलबुल के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बुलबुल में से क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा रहा है। साथियों मैंने भी पीआरटी का एग्जाम दिया था, उसमें बुलबुल में से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन इसमें से भी था और बड़ा ही अच्छा है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ें और जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। प्लीज उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। 5, 6, 7 क्वेश्चन तक मेरे को एक ही टॉपिक में से मिले थे मेरे खुद पेपर में, और सारे मेरी जो नोट्स है मेरी एक ही क्लास की जो वीडियो उसमें उसको सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं से मुझे मिल रहे थे, और यानी कि मेरे स्टूडेंट्स को भी आंसर देने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो इसमें बताया गया है बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो
जानते हैं इसकी कुछ पहचान जो इसमें चर्चा की गई है। बुलबुल काफी तेज आवाज में बोलती है। तो बुलबुल की क्या पहचान बताई गई है कि काफी तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। जो बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जो जगह होती है वो कैसी होती है? लाल रंग की होती है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। जी हां, पूंछ का जो सिरा होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। बुलबुल का बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल कैसे बोलती है? तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल मनुष्य से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो बुलबुल जो है वो मनुष्य से नहीं डरती है। और क्या करती है? किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। उसे क्या कहा जाता है? सपाही बुलबुल कहा जाता है। तो किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है तो उसको सपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है तथा सब्जी और फल भी खाती है। तो बुलबुल क्या करती है? पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है तथा सब्जी और फल भी खाती है। बुलबुल अमरूद या मटर के खेत पर हमला भी करती है। तो बुलबुल जो है वो अमरूद या मटर के खेत पर हमला भी करती है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है, खाती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास तथा छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल का घोंसला एक सुंदर कटोरे के जैसा दिखाई देता है। जी हां, तो बुलबुल का घोंसला कैसा होता है? एक सुंदर कटोरे के जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। कितने अंडे देती है बुलबुल? एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल के जो अंडे होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और इन अंडों का ध्यान से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ लाल, कुछ भूरी तथा कुछ बैगनी बिंदियां दिखाई देती, छोटे छोटे बिंदु से होते हैं, निशान से होते हैं। किस पे? बुलबुल के अंडों पर। तो ये कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं जिन पे कुछ लाल, भूरे और कुछ बैगनी छोटी छोटी डॉट्स या बिंदियां सी होती हैं। चलते हैं अगले पार्ट 10 की तरफ। ज्यादा समय खराब नहीं कर रहे, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए, तो पार्ट 10 है हमारा मीठी सारंगी। जी हां, मीठी सारंगी जो कि एक कहानी है। इस कहानी में एक गांव में एक सारंगी वाला आया है। जी हां, एक गांव है जिसमें एक सारंगी वाला आता है और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया जो कि बहुत सुंदर, बहुत मीठी सारंगी बजाता था, यानी कि बहुत अच्छी बजाता था, जिसको सुनकर हमको अच्छा लगे। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसकी जो मधुर आवाज थी उसको सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। सभी लोग जो हैं सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे कि देखो कितना अच्छा बजाता है। तो गांव वाले कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, देखो कितना आनंद आ रहा है, ये इतनी अच्छी जो है सारंगी बजा रहा है, कितनी मीठी बजा रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो इस बात को पास ही एक भोला नामक व्यक्ति बैठा हुआ सुन रहा था। ठीक है, तो पास ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वह इसको सुनकर सोचने लगा, यदि सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ? सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। तो जो पास में बैठा हुआ है भोला था, उन सब की बातों को सुनकर सोचने लगा कि अगर वास्तव में सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ? ये इसका मतलब या तो सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही सारंगी वाले के पास जाके वो बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो सके, ताकि उसने सोचा अगर इसका सारंगी मीठी है तो इसका मुंह मीठा होगा और मैं इसके पास जाके बैठ जाऊं तो मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा। लेकिन रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना जब बंद कर दिया, देखते ही देखते तो जब खत्म हुआ तो गांव वाले फिर से उसकी सारंगी की प्रशंसा करने लगे जैसे ही उसने सारंगी बजाना बंद किया। तो वह उनकी बात सुनकर भोला ने सोचा, सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते, अगर ये सब लोग बार बार कह ही रहे हैं तो इसका मतलब ये बात झूठ नहीं है, ये कह तो सही ही रहे हैं। तो उसने कही चलो ठीक है। तो उसने फिर रात में गांव वाले जब सो गए
और सारंगी वाला भी जब सो गया, अपनी सिरहानी को, जो सारंगी थी उसको अपने सिरहाने रखा, अपने सिर के सिरहाने से मतलब जो जैसे हमारा सर यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे तकिया हो या जहाँ पर हमारा सर होता है, तो वहां बिस्तर का जो भी पार्ट है उसके जब पास हमको चीज रखते हैं तो उसको सिरहाना कहते हैं। तो क्या रखा, उसको सिरहाने रखकर वो भी सो गया। तब भोले ने क्या किया, चुपके से उठा और उस सारंगी को उठा लिया और चुपके से चाटा। उस अब सारंगी को क्या करने लगा, चाटने लगा, उसको अपनी जीभ से चाटा। तो उसने देखा है कि इसमें तो कोई मिठास ही नहीं है। फिर उसने सारंगी के छेद के ऊपर अपने मुंह में पास ले जाकर उसे उड़ेला कि शायद इसमें से कुछ बाहर निकले मीठा। तो फिर भी उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं निकली किसी भी तरह की। तो वह गांव वालों की बेवकूफी और बहुत झुंझलाया, बड़े बेवकूफ लोग हैं, पता सारंगी में कोई तो मिठास है ही नहीं, मीठा मीठा गा रहे थे, सुबह से तारीफ करे जा रहे हैं, बार बार तारीफ करे चले जा रहे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया, फेंको इसे, खामे खां की झूठ बोल रहे हैं। तो उसने गुस्से में क्या किया, उस सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। जब सवेरा हुआ तो सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया, तो क्या हुए, बड़े ही दुखी हुए कि सारंगी कहाँ गई, सारंगी कहाँ गई, तो देखा तो मिल ही नहीं रही। तो इससे जो सभी लोग हैं वो क्या हुए, बड़े ही दुखी हुए कि सारंगी नहीं मिल रही। लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। फिर से उन्होंने इसी बात को कहा, तो अब जो है भोले को गुस्सा आ गया। जैसी उन्होंने कहा बड़ी अच्छी जो हमारी सारंगी थी और पता नहीं कौन ले गया, उनका बड़ा अच्छा, जब उसने फिर से दोबारा से तारीफ की तो अब भोले को जो है बहुत तेज गुस्सा आ गया, वो एकदम से बिफर पड़ा। तो बोला, क्या खाक मीठी थी, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा भी था लेकिन उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम लोग झूठी मूठ के ही बाबा की तारीफ करे चले जा रहे हो। तब जाके लोगों को पता चला कि भैया सारंगी तो इसने कुछ किया है उसके साथ। तो लोगों ने पूछा कि भैया सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है, जाओ वहां से उठा लो। तो गांव वालों ने बोला कि भैया ये तो बेवकूफ है, और अपना क्या कर लिया, सिर पीट लिया। तो गांव वालों ने बोला कि बेवकूफी पर क्या करा, सिर पीट लिया। तो ये बात रही हमारे इस पाठ की। चलते हैं अगले पाठ, पाठ नंबर 11। पाठ 11 है टेसु राजा बीच बाजार। टेसु राजा बीच बाजार जो कि एक कविता है, निरंकार देव सेवक द्वारा रचित है। ये टेसु राजा बीच बाजार जो कि एक लोकगीत पर आधारित कविता है। कैसी है, जो लोकगीत होते हैं हमारे उस पर आधारित एक कविता है। इस कविता में टेसु राजा बाजार में अनार ले रहे हैं, एक टेसु नाम के राजा हैं और बाजार में क्या कर रहे हैं, वो अनार, इसलिए कह रहे हैं टेसु राजा बीच बाजार, यानी कि वो बाजार में है, बीच में घूम रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं। कौन, टेसु राजा। और वह प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं। तो टेसु राजा हैं जो बाजार में हैं और अनार ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वे उससे सवाल करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। तो बोला अच्छा। तो टेसु राजा ने कहा तो बताओ कंबल में कितने खाने हैं। इसका भला भेड़ क्यों बताने लगी। तो उसने पूछा कि कंबल में कितने खाने हैं, तो उसने उत्तर दिया एक झुंड में जितनी भेड़ होती हैं। तो इसका भला भेड़ क्यों बताने लगी, तो जितने की एक पेड़ पर पत्ते हैं। फिर इस प्रकार से बात आई कि कितने हैं, तो भेड़। फिर राजा टेसु ने क्वेश्चन किया कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं, तो इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े हैं। कितने, जितने गोपी के घर कपड़े हैं, यानी कि उसको हर बार उत्तर नहीं मिल रहा है, कुछ नई बात आ रही है निकल के कि जितने उसमें ये हैं, जितने उसमें ये हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं, तो बच्चा कहता है कि जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं। तो सर पे बाल कितने हैं, तो आप फिर किसी और चीज के साथ जोड़ दो कि जितने वो हैं उतने सर पे बाल हैं। इस प्रकार से तो उसका फिर उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े। तो गोपी के घर कितने कपड़े हैं, कि जितने कलकत्ता में कुत्ते हैं। तो बात बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची कि कितने कपड़े हैं गोपी के घर में, तो जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है, ऐसी धीरे धीरे ऐसी बात बढ़ती चली आती है कि ये कि वो और अंत में जाकर निष्कर्ष निकलता है कि 20,30,000 दाने बने। और निष्कर्ष निकला जब राजा टेसु को कि एक अनार में कुल 20,30,000 दाने हैं, तो राजा टेसु ने कहा कि मुझे भी 4 अनार दे दो।
तो इस प्रकार से राजा टेसू की बाजार में अनार लेने की कहानी है, जिसमें उसको वो पूछ रहा है और अंत में डिसाइड होते हैं 20,23,000 दाने वाला अनार है, और इसी के आधार पर वह 4 अनार की फरमाइश कर देता है कि मुझे दे दीजिए। चलिए चलते हैं अगला पाठ, पाठ 12। पाठ 12 है जिसका शीर्षक है बस के नीचे बाघ। तो बस के नीचे बाघ जो कि एक कहानी है। तो बात जो है, किसी जंगल में एक छोटा बाघ है जो कि खेल रहा था। जी हाँ, एक जंगल में छोटे से एक बाघ की कहानी है जो कि खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया, यानी कि घूमते घूमते खेलते खेलते वो पहुंच गया कहां पर, सड़क के पास पहुंच गया। वहां उसे एक बस खड़ी हुई दिखाई दी, और उस जो बस का दरवाजा था वो क्या था, खुला हुआ था। तो जैसे ही बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा घुस के, तो उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। यानी कि बस जब स्टार्ट होती है, कुछ इंजन की ऐसी कुछ आवाज है, घर 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 आ रही है, उसके पास एक आदमी बैठा है, यानी कि एक ड्राइवर बैठा हुआ है। बाघ ने देखा कि उस आदमी के सामने दीवार में से बाहर की ओर हर चीज साफ दिखाई दे रही है, यानी कि वहां पे बाहर शीशा लगा हुआ है जो ड्राइवर के आगे होता है, और उसे बाहर की सारी चीजें उसमें से साफ दिखाई दे रही है। तो बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर छोटी लड़कियां बैठी थीं। तो उसने और भी देखा कि आगे वाली सीट पर कुछ छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी लोग भी बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागने लगे। तो लोगों को भागता देखकर जो बाघ था वो क्या हो गया, घबरा गया और बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। किंतु वहां उसे अच्छा नहीं लगा छुपने में या जाकर के बैठने में। तो थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकला तथा बस के सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, और सामने से काफी लोगों से भरी बस आ रही थी। और बाघ सोचने लगा कि आखिर उसे देखकर लोग भाग क्यों गए, है ना। तो उसने सोचा कि मुझे देखकर ये लोग भाग क्यों गए। तो ये है बस के नीचे बाघ वाली कहानी। चलते हैं अगले पाठ, पाठ 13 की तरफ। सूरज जल्दी आना जी। जी हाँ, सूरज जल्दी आना जी जो कि एक कविता है। प्रस्तुत कविता सूरज जल्दी आना जी के कवि हैं रमेश तेलंग। जी हाँ, रमेश तेलंग। इस कविता में बच्चे सूरज से जल्दी जल्दी निकलने का आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से सूरज तुम निकल आओ। बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ कुहासा यानी कि कोहरा फैला हुआ है तथा आर पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब कोहरा होता है तो दिखाई नहीं देता। तो क्या ऐसे कोई किसी के घर टिकता है? बच्चे सूरज से सच सच बताने के लिए कह रहे हैं कि कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वो अब भी गीले हैं। दीवार तथा दरवाजे सबके सब सीले हैं, यानी कि सब सील गए, सब भीगे गए हैं, सब में पानी भर गया है। बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना छोड़ो और जल्दी आ जाओ। कौन? सूरज। तो सूरज से बच्चे इसमें कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, सारी चीजें सील गई हैं, बहाना वाना मत बनाओ, फटाफट से जल्दी से आ जाओ। तो ये बात रही सूरज जल्दी आना जी कविता की। चलते हैं अगले पाठ, पाठ 14 की तरफ। पाठ 14 है जिसका शीर्षक है नटखट चूहा। जी हाँ, नटखट चूहा जो कि एक कहानी है। एक बड़ा ही नटखट, शरारती तथा चालाक चूहा था। जी हाँ, एक बार एक चूहा था, वो भी कैसा था? नटखट, बहुत ज्यादा शरारती और चालाक। वह हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। क्या करता रहता था? शरारतें करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि बारिश के कारण बिल में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। जब बारिश हो गई तो इसके कारण क्या है, वो बिल में छुपा रहा, क्योंकि बाहर घूमने से कोई फायदा नहीं है, बारिश हो रही है। तो उसको लगा कि अब बहुत समय से बिल में रहते रहते बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, आज मैं शहर जाऊंगा। क्या करूंगा? शहर जाऊंगा घूमने। तो ये सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। यानी कि वो अपनी तैयारी करता है कि चलो शहर घूमने चलते हैं। तो रास्ते में उसे कपड़े की दुकान दिखाई दी। क्या दी? कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो वह चुपचाप दुकान के अंदर चला गया और जाकर के वहां पर बोला। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। तो चूहा पहुंचा दुकान में, तो दुकानदार ने फटाफट से पूछा, हाँ भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? तो चूहे ने
दुकानदार को बताया कि वह अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया है। तो उसने कहा मुझे एक टोपी बनवानी है अपने लिए, उसके लिए मुझे कपड़ा खरीदना है, उसके लिए आया हूं। तो दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता, जाओ यहां से। तो इस पर चूहा गुस्सा हो उठा, क्रोधित हो उठा और एक गीत गाने लगा। उसने क्या कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी कि मैं रात को आऊंगा और अपने साथ अपनी सेना लाऊंगा, बहुत सारे चूहे लाऊंगा, तेरे सारे कपड़े जो है ना उनको कुतर दूंगा। तो यह सुनकर जो दुकानदार था वो डर गया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया, जो रेशमी कपड़े का एक प्रकार है उसका एक टुकड़ा उसको दे दिया कि जा तू ले जा, बस मेरे कपड़े मत कुतरना। तो जैसे ही वो उस कपड़े के टुकड़े को लेकर गया दर्जी के पास अपनी टोपी सिलवाने के लिए, तो पहुंच गया दुकान में। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं सिलता चूहे की टोपी वो भी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, जाओ यहां से। तो इस पर फिर चूहे को गुस्सा आया और उसने फिर से वही वाला गाना गाया। इस पर फिर दर्जी घबराया, उसने फिर कहा रात को आऊंगा, सेना लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े को उतार दूंगा। तो उसे लगा ये तो कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे को ग्राहकों को पैसा भरना पड़ेगा, उनका दंड भरना पड़ेगा। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। दर्जी जो है घबरा गया, उसने बोला कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बात मान लूंगा, तुम्हारे लिए सुंदर सी टोपी तैयार कर दूंगा। और उसने टोपी तैयार कर भी दी। फिर क्या होता है, तो नटखट चूहे ने उस टोपी को पहना और आईने में अपने चेहरे को निहारा, देखा भाई मैं टोपी पहनकर कैसा लग रहा हूं। तो यह टोपी तो एकदम सादा थी, बिल्कुल सिंपल थी, कपड़े की सिली हुई थी। तो उसे लगा यार इसमें कुछ कमी है अभी, चलो मैं इसमें ना कुछ चमकीले सितारे लगवाऊं। इसने इस प्रकार से सोचा उसको देख करके। तो फिर फटाफट से चूहा कूदता फनता एक छोटी सी दुकान में पहुंचा जहां सुनहरे तथा रुपहले सितारे बिक रहे थे, यानी कि चमकदार जो सितारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको बेचने की दुकान थी, जहां पर वो पहुंच गया अपनी टोपी को लेकर। और चूहे ने दुकानदार से कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूं, कि मुझे अपनी टोपी में लगवाने ऐसे सुंदर सुंदर, इनके लिए आया हूं। तो इस पर दुकानदार ने क्रोधित होकर कहा भाग जाओ यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। तो इस पर चूहे को फिर गुस्सा आया और उसने फिर वही वाक्य दोहराया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे सारे सितारे बिखेरूंगा। अब क्या हुआ, वो भी इस बात से डर गया, जैसे कि कौन डर गया था, दर्जी डर गया था या कपड़े वाला दुकानदार डर गया था। तो उसने कहा ठीक है, उसने चूहे से कहा कि वह उसकी टोपी में रंग बिरंगे सितारे टांग देगा, तुम परेशान मत हो कि मैं टांग दूंगा। उसके बाद क्या होता है, जब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा। उसने सोचा कि भाई मैं तो किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूं। तो जब टोपी आखिरकार सितारे बितारे लगकर भी तैयार हो गई तो उसने उसको देखा, उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल एकदम राजा लग रहा हूं, बिल्कुल। तो उसने सोचा चलो चलकर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूं। तो चूहा राजा के पास जा पहुंचा, उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। तो जब उसने पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो इस पर राजा ने उत्तर दिया वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो इस पर राजा ने उत्तर दिया वाह तुम तो कैसे लग रहे हो, एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो इस पर चूहा फटाफट से झटपट से उत्तर देता है, बोलता है अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से, यहां तो मैं बैठूंगा। किसने क्या कहा, अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से, यहां तो मैं बैठूंगा। तो यह सुनकर राजा जो था उसको चूहे पर हंसी आई और उसने चूहे से कहा भाग जाए यहां से, चल भाग यहां से। तो यह सुन राजा ने क्या कहा, चूहे पर हंसते हुए कहा चल भाग यहां से, यानी कि उसे भगाने लगा। तो फिर उसने क्या कहा, यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है, और इस प्रकार से उसको भगाया। तो इस पर फिर चूहे ने कहा रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। क्या कहा, अब उसने फिर उसको धमकी दी इसी माध्यम से कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। तो यह सुनकर राजा भी डर से कांपने लगा, यार मैं सो जाऊंगा ये मेरे कान कुतर लेगा, बड़ी हंसी उड़ेगी मेरी। तो उसने सोचा कि चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, पूरी टीम लेके आएंगे, कोई मेरे पैर काटेगा, कोई कान कुतरेगा, मैं तो वो हो जाऊंगा और मेरी चीजें और भी खराब कर सकते हैं। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, ये तो बेकार का वो है। डर के कारण फिर उसने कहा चलो ठीक है, जो चूहे को थोड़ी देर के लिए सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे देनी चाहिए, वरना ये नुकसान कर सकते हैं। तो आखिरकार राजा ने भी डर के
चूहे की बात को मान ली और कहा कि तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। चूहा काफी देर तक सिंहासन पर क्या करा, बैठा रहा और फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी और अपने सभी साथियों को भी दिखाई, जो भी उसके और दोस्त थे, और उनके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे कि उसने कैसे कैसे लोगों को कर करके वो टोपी तैयार करी और उसका फायदा उठाकर भी राजा से भी कैसे अपना इच्छा पूरी करवाई। तो इस कहानी में चूहा है जो सबको डरा डरा के टोपी बनवा लेता है और उसको सुंदर भी करवा लेता है और राजा की गद्दी तक जा बैठता है। इसी के साथ अब हमारा चलते हैं अगले पाठ 15 की तरफ। पाठ 15 जो कि इस किताब का रिमझिम कक्षा 2 की किताब का अंतिम पाठ है। चलते हैं फटाफट से इसकी ओर। तो पाठ 15 का शीर्षक है इक्की दोग्गी, जो कि यहाँ इक्की दोग्गी एक कहानी है। बिल्कुल, तो इक्की दोग्गी जो कहानी है इसमें दो बहनों की कहानी है। जी हाँ, इक्की दोग्गी जो है ये दो बहनों की कहानी है, जिसको हम इक्की दोग्गी का नाम का कारण है कि इसमें एक बहन है जिसके एक केस वाली है वो, यानी कि उसके सिर पर सिर्फ एक बाल है, और एक बहन है जिसके सिर पर दो बाल हैं, इसलिए वो इक्की दोग्गी उनके नाम है। दोनों ही अपनी अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जो इक्की और दोग्गी थी वो क्या थी, दोनों अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली के एक ही बाल था, इसलिए सब उसको इक्की के घर बुलाते थे, और दो केस वाली को जो थी उसके दो बाल थे, इसलिए उसको दोग्गी के घर बुलाते थे। जो दो केस वाली लड़की थी वो बड़ी ही घमंडी थी, जिसके सिर पे दो बाल थे वो कैसी थी, घमंडी थी। अम्मा जो दो केस वाली जो थी को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की समझती थी। अम्मा भी इसको क्या करती थी, ज्यादा प्यार करती थी, जिसके सिर पर दो बाल थे या दो केस वाली थी। किंतु बाबा को इन चीजों के बारे में सोचने की कोई फुर्सत नहीं थी, वो इन पर ध्यान नहीं देता था। और दुखी हमेशा अपनी बहन पर क्या करती थी, जिसके दो बाल थे वो एक बाल वाली बहन पर रौब और जमाती थी, घमंड करती थी, और अम्मा भी उसको ही ज्यादा सुंदर मानती थी। तो एक दिन इक्की घने जंगल में गई, जिसके सर पर एक बाल था वो जंगल में गई, और चलते चलते वह घने जंगल के बीच जा पहुंची। और वहां उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था, और अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो जब इक्की जंगल में पहुंची जिसके सर पर एक बाल था, और उसको अचानक से आवाज आई कि कोई पानी मांग रहा है, कोई कह रहा है मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिला दो। तो उसने इक्की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक सूखी हुई मुरझाई हुई मेहंदी के पौधे की या पेड़ की एक झाड़ी है कि पत्ते फरफरा रहे थे, पास ही पानी की धारा बह रही थी। तो उसने गौर किया तो ध्यान किया कि जो मेहंदी का जो पेड़ है या पौधा है, उसकी जो झाड़ी है कि जो पत्ते हैं वो फरफरा रहे थे, हिल रहे थे, और पास ही पानी की धारा बह रही थी। तो इक्की ने फिर फटाफट से क्या किया, चुल्लू में पानी भरकर, चुल्लू से मतलब होता है जब अपने हाथों को दोनों को हम बंद करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मुंह धुलने के लिए हाथों में पानी लेते हैं, उसको चुल्लू कहा जाता है। तो इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। उसको समझ में आया कि ये झाड़ी पानी मांग रहा है, और उसने उसके ऊपर हाथों से भरते हुए पानी डाला। और फिर मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को क्या कहा, धन्यवाद कहा। एक बाल वाली लड़की को क्या कहा, थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, और कहा कि इस मदद को मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इक्की आगे बढ़ती है और उसने सन्नाटे में एक आवाज फिर से सुनी, और सुना, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। तो इक्की ने फिर आगे एक और कहानी सुनी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। तो इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। कौन थी, एक गाय थी जो बहुत ही मरियल सी स्थिति में, यानी कि बिल्कुल मरने जैसी स्थिति में आ रही थी, बहुत कमजोर सी गाय थी जो पेड़ से बंधी हुई थी। तो उसने सुना जब, तो उसको समझ में आया कि ये गाय मुझसे खाने के लिए मांग रही है। तो इक्की ने घास फूस इकट्ठा करके उस गाय को खिला दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया ताकि वो घूम घूम कर खुद से भी खा सके। तो गाय ने फिर इक्की को धन्यवाद किया। पहले मेहंदी को उसने पानी पिलाया तो उसने धन्यवाद किया और कहा मैं तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी। तो अब की बार गाय ने उसको धन्यवाद कहा और कहा कि मैं उसकी मदद को हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार से एक बाल वाली लड़की ने मेहंदी की मदद की और अब गाय की मदद की। फिर क्या होता है आगे, इक्की आगे चलती बनती है
और फिर चलते चलते बहुत थक जाती है। तो तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक झोपड़ी दिखाई देती है। इक्की दौड़ करके झोपड़ी तक जाती है और आवाज लगाई, कोई है? इक्की जब झोपड़ी के पास पहुंचती है, दौड़ करके पहुंचती है, क्योंकि वो थक चुकी थी, वो आराम करना चाहती है, तो आवाज लगाती है, कोई है? तो वहां से एक बूढ़ी अम्मा क्या करती हैं, दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। तो एक बूढ़ी माँ, एक वृद्ध महिला निकलती है और कहती है, दरवाजा खोलती है और कहती है कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तो तेरा ही रास्ता देख रही थी, आजा बेटा आजा, इस प्रकार से कहती है। तो इक्की को झोंपड़ी में आकर कैसा लगता है, बहुत अच्छा, है तो अम्मा बहुत अच्छी, बड़े प्यार से बुला रही हैं। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरीके से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने उसको इतने प्यार से नहलाने के लिए, तेल लगाने के लिए, खाना खिलाने, सबकी बातें बताई और उसके लिए उसको प्रबंध की जानकारी दी। उसके बाद क्या होता है, तो इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली, क्योंकि उसने बड़े प्यार से सारी चीजें कही। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे ही इक्की ने अपने सिर से तौलिया हटाया नहाने के बाद, तो उसके सिर पर एक नहीं क्या आ गए, बहुत सारे बाल आ गए। क्या आ गए, बहुत सारे बाल आ गए, जबकि उसके सर पर तो एक ही बाल था। तो इक्की की जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था कि मेरे सर पर तो बहुत सारे बाल आ गए। तो बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की सरपट अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी, उसको बहुत अच्छा लगा मेरे इतने सारे बाल हैं, उसको सबको दिखाने थे, बतानी थी बातें, इसलिए वो बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। जिस गाय को उसने घास फूस खिलाई थी, उसकी रस्सी खोली थी, उसने उसे रास्ते में क्या किया, दूध अपना पिलाया, दूध दिया। और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी, क्योंकि उसने मेहंदी के पत्तों पर, उसकी जो झाड़ी पर पानी डाला था, तो उसने अपनी कुछ पत्तियां दी कि तुम जाओ ले जाओ इन पत्तियों को और अपने हाथों पर मेहंदी रचा लेना। और गाय ने उसको मीठा मीठा दूध भी दिया। जैसे ही वह घर पहुंची, तो घर पहुंचकर इक्की ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तो जो दौकी थी वो सुनते ही क्या किया, उसने सीधे जंगल की तरफ भागी, जिसके सिर पे सिर्फ 2 ही बाल थे। उसे लगा तो बहुत बढ़िया है, मैं भी जाती हूँ और मैं भी अपने सर पे बहुत सारे बाल पैदा कर लूंगी, या मेरे भी सर पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे। और वो फटाफट से जंगल की तरफ भाग छूटी। तो जैसे ही दुग्गी भागी जंगल की तरफ, तो भागती दुग्गी को ना तो रास्ते में किसी प्यासी झाड़ी ने पुकारा कि मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो, और ना ही उसे कोई भूखी गाय दिखी, ना ही कोई आवाज आई कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। वह धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई। आगे चल के वो झोंपड़ी तो पड़ी और वो उसमें घुस गई, लेकिन बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, क्या, मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। जबकि बूढ़ी अम्मा ने तो उसके लिए खुद से पानी तैयार किया था। तो जैसे ही उसने कहा मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो, तो हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दौकी से कहा। करती हूं, बिल्कुल तुम्हारे लिए तैयार है। तो रास्ते में उसे जब गई और वहां झोपड़ी में पहुंची, इस प्रकार से सारी बातें हुई, तो फिर उसने फटाफट से झटपट से नहाने के बाद जैसे ही उसने वो सारी चीजें करी, नहा लिया, फटाफट से उसने पानी दे दिया बढ़िया ने। लेकिन जैसे उसने नहा करके तौलिया को सिर से हटाया, उसकी चीख निकल गई। क्या हो गया, चीख निकल गई, बहुत जोर से चिल्लाई, और उसने देखा कि जो उसके सर पर 2 बाल थे वो भी अब नहीं रहे, यानी कि अब उसके सर पर वो 2 बाल भी नहीं रहे, अब वो पूर्णतः फुल रूप से गंजी हो गई। और रोते रोते दौकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने, जिस गाय के लिए वो सोच रही थी कि मुझे भोजन मांगेगी, और उस इक्की को जिसने दूध दिया था, उसने उसको क्या कर दिया, सींग मारा। और मेहंदी की झाड़ी ने क्या कर दिया, कांटे चुबो दिए, क्योंकि मेहंदी के पेड़ पर कांटे होते हैं, उसने उसको अपने कांटे चुबो दिए। अब कहने का मतलब इसके माध्यम से दौकी को अब क्या मिल चुका था, सबक मिल चुका था। इसके बाद इक्की व दौकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो इक्की जो दौकी जो थी वो बहुत घमंड करती थी, ये सारी चीजें थी और अपना रौब जमाती थी। अंत में क्या हुआ, उसके और 2 बाल भी चले गए, और इक्की के जो कि अच्छी थी और उसने सबकी मदद की, गाय, मेहंदी और ये सब की, और उसके सर पर बहुत सारे बाल आ गए। तो साथियों, इसी के माध्यम से हमने आज अपनी हिंदी की रिमझिम किताब की कक्षा 2 की पूरी संपूर्ण पाठ्य पुस्तक जो है उसकी शॉर्ट समरी डिस्कस की इसी क्लास में, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, याद रह पाएगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं अपनी
अगली क्लास में हिंदी रिमझिम की जो अगली क्लास होगी, क्लास 3 की जो पाठ्य पुस्तक की, उसमें शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोग इसके माध्यम से जुड़ सकें। ओके बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।